वेलकम टू जिंदगी आईएएस एकेडमी वंस अगेन। आज हम बात करेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की कि हम अप्रोच कैसे करें। आज का सेशन मैंने बच्चों की डिमांड पे रखा है कि अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे क्या हम अपने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या हमें आंसर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, हमें अप्रोच कैसा रखना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चनों को कि हाउ टू अप्रोच। तो ये सारे के सारे इश्यूज पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है, प्लीज इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से जिंदगी आईएएस एकेडमी। देन आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। अभी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं इस बैच में जो यूपीएससी 2023 फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री निशुल्क चल रहा है। इसकी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल सेम इसी नाम से जिंदगी आईएएस एकेडमी के वहां पे मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हमारी ऐप पे भी सभी कुछ अवेलेबल है। तो ये लेक्चर नंबर 20 हमने स्पेशली क्वेश्चंस आंसर्स पे बात की है। हम एक दो क्वेश्चन को लेंगे, उनको अप्रोच करेंगे कि हमें उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 के, लेवल 3 के, आज हम सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख गया होगा। ये आपका मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि आपको इसको सपोज करो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 200 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। ये क्लास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी के लिए बाइलैंग्वेज होगी। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can contact our admin team or you can ask your query on our app. So first install our app. So देखो आपका जो जर्नी है, हम यहाँ बात करेंगे स्पेशली स्टेट सर्विसेज की एंड यूपीएससी की, मतलब यूपीएससी आपका एंड यूपीपीसीएस। देखो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। कि एक आपका जो यूपीएससी है और यूपीपीसीएस, क्योंकि यूपीपीसीएस ने क्या किया है, यूपीपीसीएस ने यूपीएससी को कॉपी किया है सिलेबस में। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यूपीपीसीएस में थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया। अब कोई भी एग्जाम होता है उसके 3 फेस होते हैं। 3 फेस होते हैं, आप सभी को पता है कि फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, सेकंड आपका मेंस पार्ट होता है, एंड देन आपका जो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है वो इन दोनों का नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी आपका कर चुका होता है। तो ये यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होने जा रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेप में रहेगा आज की क्लास में कि किस तरह से हमें इंटरव्यू में अप्रोच करनी चाहिए। स्टार्टिंग हम करेंगे प्रीलिम्स से, देन मेन से, देन एक क्वेश्चन का हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और वन बाय वन करके हम सारी एक एक चीज को हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्लास में कहीं भी आपको मिस नहीं करना है, आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है, जिससे आज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस पे आंसर मिल जाएंगे। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन बिटवीन, देन यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क, और इन द सेकंड वे you can ask your doubt through message और चैट बॉक्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स की अप्रोच दोनों की डिफरेंट है, मेंस की अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी इंडिया का नहीं, मैं तो कहूंगा कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम है। और इतनी ब्यूटी है यूपीएससी में, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, वो आपका पेपर से लेके, पेपर फॉर्मेटिंग से लेके एवरीथिंग उनका एक सिस्टम में रहता है। तो वहां पे जो इन्होंने एक प्रक्रिया ली है कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर होंगे, देन इसमें आपके अलग अलग ऑप्शनल के पेपर होते हैं 2। ये सारी की सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू एक पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट किया गया है जो उसको कोई डिफेक्ट नहीं कर सकता, और आपको एक प्रेस्टिजियस, एक
यूनिक सर्विस में भेजा जा रहा है कि जहां पे आप एक आईएएस जो होता है, एक डीएम जब बनता है तो आपको पता होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 72 जो डिस्ट्रिक्ट में आपके विभाग होते हैं उनका चेयरमैन होता है डीएम। तो आप समझ सकते हैं कितनी पावर एक डीएम के पास होती है। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी पावर क्या है। सबसे पहला इसका होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स में अगर हम बात करें 10 लाख के ऊपर अगर आप कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म को फिल करते हैं। जब एग्जाम टाइम आता है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 lakhs उसमें एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स दिए गए हैं और एज दी गई है वो लिमिटेड दी गई है। जैसे जनरल्स को अटेम्प्ट दिए गए हैं 6, तो आज हम जनरल के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि हमारे पास 6 अटेम्प्ट्स हैं और ओबीसी को 9 एंड SC ST अनलिमिटेड जो अटेम्प्ट्स रहते हैं। तो ये आप इसमें एडवर्टाइजमेंट में नोटिफिकेशन में ये आपको चीजें मिल जाएंगी। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में जाने। प्रीलिम्स में इतने सारे कैंडिडेट्स में फाइट है और जो आपके कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं अप्रोक्सीमेटली 14 to 15,000 बच्चे बचते हैं मेंस जो लिखते हैं। मतलब ये सीटों के अकॉर्डिंग है कि सीट कितनी रहती है। सीट आपकी 700 से 800, मतलब एक क्राइटेरिया है कि 700 से 800 के बीच में आपकी सीटें रहेंगी। देन आपको 14 to 15,000 जो बचे हैं बच्चे, उनके बीच में होता है मेंस। अब मेंस में आपके जो जिस हिसाब से सीटें हैं हम मानते हैं 2500 बच्चे मेंस में बैठे हैं, 2000 से 2500 के बीच में। अब उसके बीच में जो आपकी सीटें रहती हैं इंटरव्यू के उसमें वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, अलग अलग कैडर हैं, क्योंकि ये आपका यूपीएससी जो एग्जाम है वो 25 सर्विसेज का एग्जाम कराता है, मतलब 25 विभागों के लिए वो ऑफिसर्स देता है। तो जहां पे आपके, क्योंकि बच्चों को तो पता होता है केवल एक आईएएस एंड एक आईपीएस, लेकिन इसमें क्लास बी की जॉब्स भी हैं जो 21 नंबर के बाद में आती है, मतलब 22, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके। तो ये आपका प्रेस्टिजियस सर्विस है। आप क्या बनने जा रहे हैं आप ऑलरेडी देख लीजिए कि कैसे। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होता कि इसकी तैयारी किस तरह से करें। तो जब से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 50% काम तो हो गया है कि आपने अपना मन बना लिया कि मुझे एक आईएएस, एक सिविल सेवक बनना है। क्योंकि मैं बच्चों एक चीज बताऊं आपको, लाइफ में ये जिंदगी एक बार मिली है। अगर लाइफ में आपको एक बार मिली है, एक बार मौका मिला है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट जब तक नहीं करेंगे, प्रयास जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे जानेंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है। और एक बार अपना टारगेट अगर आप बना लेते हैं, एक बिगर टारगेट कर लेते हैं, तो आपको अगर टारगेट आपका बिग है तो आपको एक्शन भी उसी तरह से बिग करना पड़ेगा। ये केवल और केवल एक मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये केवल एक एग्जाम, नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है कि आप कितना जानते हैं, कि आपको पता है आप कितना पढ़े हैं, इससे एग्जाम ये क्लियर होने वाला नहीं है। उसके लिए आप जाइए आईआईटी कीजिए या आईआईएम कीजिए या आप एमबीबीएस कीजिए, वो वहां पे आपकी नॉलेज जज करते हैं पूरी की पूरी। तो यहाँ पे केवल और केवल नॉलेज बेस पे नहीं है, क्योंकि जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो केवल 33% जस्ट पास अगर बच्चा है तो वो मांगते हैं। तो उसमें उनकी अप्रोच भी यही रहती है कि बच्चा स्पेशलिस्ट ना हो, विशेषज्ञ नहीं मांग रहे हैं वो किसी चीज का। उनको चाहिए कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं मिनिमम से मिनिमम, मतलब हमारे देश के पास में या उनके डिस्ट्रिक्ट के पास में, मतलब जो भी हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, इनसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालें और आपका जो अप्रोच हो वो हमेशा पॉजिटिव रहे। मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप देश के लिए काम करें, क्योंकि ये इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस है। जब यहाँ एंट्री करते हैं, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया जाता है कि आज से आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी देश की, कि आपके घर में सब्जी नहीं आई है आपके, इसीलिए इतनी सारे प्रिविलेजेस, इतनी सारी फैसिलिटी एक आईएएस को दी जाती हैं, आईपीएस को दी जाती हैं, कि उनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये जो पर्सनल प्रॉब्लम आपकी है ये हो गई है भैया कंट्री की। मतलब आप देखिए, आपकी इस जॉब की वजह से पूरा का पूरा भारत देश आपकी प्रॉब्लम, जो पर्सनल प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करने में लगेगा। और जितनी भी देश की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी हो गई आपकी, कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी चीजें किस तरह से कहीं पे जल संसाधनों का उद्धार किया जाए, किस तरह से चीजें मैनेज की जाए, वो सारा का सारा काम करेगा आप। तो अब आप समझे होंगे इसकी वेटेज क्या है और इसकी वैल्यू क्या है।
तो लाइफ में एक बार कीजिए, क्योंकि मैं कहता हूं बच्चों की अगर आपने एक अटेम्प्ट लेना है, आप देखो पढ़िए एक बार, क्योंकि ये इतना वर्सेटाइल एग्जाम है कि आप इस एग्जाम में देश और दुनिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यहाँ तक आईआर पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, आपके फिर सिक्योरिटी पढ़ते हैं कि आपकी गुप्तचर संस्थाएं कैसे काम करती हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, मतलब इतना सारा कुछ पढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी अप्रोच ऐसी रहेगी कि आपको सभी चीजों को मैनेज करना है। और जो इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी दिया है, अगर आप देखेंगे कि आपके एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन 2 एग्जामों में कम से कम दोनों एग्जामों को अगर मिलाओ 7 से 8 सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो आप इतनी तरह आप स्विच ओवर करते हैं, इधर से इधर और इधर से उधर, वो सबके सब आपके थिंकिंग चेक करते हैं, मतलब आपकी कितनी स्किल्स हैं, कितना एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड से लेके एटीट्यूड से लेके कॉम्प्रिहेंशन स्किल से लेके लॉजिकल थिंकिंग, जितनी भी स्किल एक ब्रह्मांड में होती हैं वो आपकी सारी की सारी जज करते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक बार इसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद ज्वाइन करें नहीं करें, होना नहीं होना, वो सब आपकी मेहनत और किस्मत पे बात करती है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत भी आपकी पार्ट करती है और मेहनत भी पार्ट करती है। तो मेन चीज क्या है कि जब मेहनत और किस्मत आपकी पार्ट कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप नहीं होते तो भी आप बहुत कुछ लेके जाते हैं, क्योंकि कोई एक विद्वानों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने, कि अगर आपका एक रास्ता बंद होता है तो भगवान आपके लिए 99 रास्ते खोलता है। और यहाँ पे भगवान कौन है आपका? यूपीएससी। यूपीएससी आपको 99 दरवाजे खोलेगा। आप समझिए कि अगर आपकी देश की पार्लियामेंट में इतने सारे आईएएस ऑफिसर हो, मतलब सारे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, हाईली मतलब एजुकेटेड, जिनका एक सोच समझ विकसित थॉट प्रोसेस इतना ऊपर हो, चीजों को प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, तो वो देश कैसा होगा? अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, सपोज करो एक उस कंपनी का सीईओ एक आईएएस अफसर है, मतलब आईएएस अफसर नहीं, मतलब उसने इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी अप्रोच से आपने पढ़ा है। क्योंकि एक चाय पीने से लेके, मतलब अगर टी को पीने मैनेज करना है, आपको एक छोटे से कमरे में, मुखर्जी नगर में रहते हैं बच्चे, मतलब जिसकी अगर छोटे छोटे से कमरे, जहाँ पे मतलब इतना गंदा, इतनी चीजें, मतलब आप इतने मैनेज करते हैं, मतलब चीजों को, टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं, मतलब इन चीजों को लेके आप एक अपनी जीवन की दास्तां, अपने जीवन का इतिहास लिखने आते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा कहीं भी किसी भी जॉब में होगा, वो प्राइवेट हो, पीएसयू हो, गवर्नमेंट हो, कहीं भी, वो अपना टॉप पे रहेगा, मतलब अपना बेस्ट देगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेहतर होगा ये चीजें। अगर यहाँ पे कोई आपको जैसे अटेम्प्ट करता है या चीजें करता है, तो जिस तरह से मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 अटेम्प्ट में से मेरे 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ, मैंने मेंस दिए, और 2 टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पे जितने भी आपको टीचर मिलेंगे या जितने भी अप्रोचेबल मिलेंगे, तो मिनिमम आपको हमारी एकेडमी में इंटरव्यू एक बार अटेम्प्ट जरूर मिलेंगे, कि एक बार बंदे ने इंटरव्यू, क्योंकि जो तीनों स्टेजेस हैं, अगर आप किसी ने नहीं देखी तो वो बच्चों को क्या बताएगा कि किस तरह से आपको 16 डिग्री टेम्परेचर में मतलब इंटरव्यू देना पड़ता है, किस तरह से चीजें, मतलब एक एक चीज आपको, मतलब एक स्टोरी में, चीजें में, जब ये जर्नी चलेगी हमारी पूरी फाउंडेशन बैच की, तब आपको पता चलेगा। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अब मतलब आप यहाँ क्लास में अभी तक बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक अप्रोच बन चुका है कि आपको सिविल सेवक बनना है। तो सिविल सेवक बनने के लिए आपने अपना टारगेट बना लिया। अब टारगेट बना लिया, तो देखिए कोई भी एकेडमी का कोर्स, इंस्टीट्यूट का कोर्स लेने का मतलब सेल्फ स्टडी से, क्योंकि बच्चा पढ़ता बच्चा ही है। टीचर क्या करता है? टीचर उसको एक वे बताता है, मतलब एक उसका थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, देन उसको बताता है कि इस तरीके से आंसर राइटिंग करें, मतलब उसको चेक टेस्ट करता है, इवेल्युएट करता है। उसको पहले थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा, फिर उसको रास्ता बताएगा, फिर एक उसको इवेल्युएट करेगा, जहां पे चेक बैलेंसिंग की जरूरत होगी उसको समझाएगा, और देन उसकी मेहनत और उसकी लक वो काम करता है आपको यूपीएससी तक पहुंचाने में।
एक टीचर आपका जो इवेल्युएट करता है, वो आपका मेंटर होता है, वो मेंटोरशिप करता है, आपकी गाइड करता है समय समय पर क्या नहीं करना है। जो इस फील्ड की सबसे बड़ी ब्यूटी है, वो उसको बताता है कि बेटा ऐसे नहीं करना है। तो टाइम टू टाइम अगर आपको गाइड मिले, आप एक डिसिप्लिन अप्रोच में रहें, तो आप अपने टारगेट को उतनी ही आसानी से और उतनी जल्दी से पालेंगे। पैसे की, मनी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 10 लाख वाले बच्चे भी नहीं हो पाते, और 2 रुपए फीस देके भी और बिना फीस दिए भी बच्चे पास कर जाते हैं। एक और चीज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कहूंगा, हमारे यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है अभी एट स्टार्टिंग में। लेकिन क्या है, कभी भी बच्चा मतलब जो स्टूडेंट होता है, उसको कभी भी शिक्षा फ्री में नहीं लेनी चाहिए। ये आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है हर जगह, क्योंकि फ्री की प्राप्त शिक्षा वो आपको जब आपकी जरूरत होती है तब आपको काम नहीं आती। क्योंकि गुरुकुल में अगर आप देखेंगे, तो गुरुकुल में देखेंगे कि उस टाइम पे आपको एक गुरु दक्षिणा का प्रचलन था, कि गुरु दक्षिणा लेते थे। तो आज के टाइम में इन्होंने बिजनेस बना लिया कि गुरु दक्षिणा के रूप में वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। तो ये सारी की सारी अप्रोच चीजें वो है, मतलब वो अपनी स्किल को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चीजें क्या हैं, अगर 1 रुपया भी मैं फीस रखूंगा, तो उसका मतलब ये होगा कि कोई आप फ्री में नहीं पढ़ रहे, आप कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें पे कर रहे हैं। ठीक है। और मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो। ठीक है। अब हम जल्दी से अपने टॉपिक पे, अब आप बहुत सारे मोटिवेट हो गए। मैं यहाँ एक्चुअली मोटिवेट करने नहीं आया, क्योंकि जिन बच्चों की मैं कॉपी चेक करता हूँ उनसे पूछना, मैं उनको कितना मतलब उनकी स्थिति उनको ही पता होती है, जब वो आंसर राइटिंग करके मुझे दिखाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स में आपकी फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स होता है, इसको डायरेक्टली बोलते हैं फिल्टर करते हैं। मतलब यहाँ पे ये एग्जाम जो है, ये फिर मैं कहूंगा नॉलेज का एग्जाम नहीं, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। जो 10 लाख बच्चों ने भरा, और उसमें से 6 लाख बैठे, और उसमें से आपको 15,000 लेने हैं। तो आप वन बाई वन करके तो ऐसे नहीं कर सकते। आपने एक फिल्टरिंग लगा दी कि यहाँ पे कट ऑफ बेसिस पे हो गया, और यहाँ पे जो फिल्टर करके बच्चे आएंगे उनका हम नॉलेज चेक करेंगे। मतलब नॉलेज चेक करने का टेस्ट होगा मेंस में जो आपका। तो यहाँ पे देखो, बहुत से बच्चों को नहीं पता, एक नॉर्मली कहते हैं हम, ये सी सेट 1 है और ये आपका सी सेट 2। दो तरह के पेपर होते हैं इसमें, दो तरह के, मतलब बोलते हैं हम एक जीएस पेपर एक सी सेट, लेकिन नाम एक्चुअली में सी सेट ही होता है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो जो सी सेट 1 होता है, उसकी जो भूमि होती है वो जीएस जनरल स्टडीज की बात करेंगे। उसमें आपके जितने भी ब्रह्मांड में सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे इस जीएस में आ जाते हैं, दोनों पेपर का अगर कॉम्बिनेशन हम करते हैं। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया। तो सेकंड पेपर जो आपका जी सी सेट 2 है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपका वो स्किल चेक कर रहे हैं मैथ की, कि आप कैसे लॉजिकल हैं, किस तरह से आपकी आईक्यू कितनी मजबूत है, वो चेक करते हैं। आपकी कॉम्प्रीहेंसिव स्किल, कैसे आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, वो आपकी चेक करते हैं। रीजनिंग की, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, कोई कंडीशन आ गई, तो आप कैसे उस पे रिएक्ट करेंगे और किस तरह से आप उसको सोल्व करेंगे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ में। तो यहाँ पे इन 3 चीजों का मेन ये टेस्ट चेक होता है। अब बात करते हैं हम सी सेट 1 की। सी सेट 1, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके 33%। मतलब 33% आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पे लुढ़क जाते हैं, उनको कभी मेंस देने का मौका भी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो सी सेट में 1-2 बार फेल हो गए। तो यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस में से 30% नंबर आने हैं आपके, और 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है बच्चों। देन आपका सी सेट का भी पेपर होता है, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। मतलब 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के आएंगे, सभी सब्जेक्ट आएंगे। अब यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से अप्रोच करना है। देखो, अगर सिस्टमेटिक करोगे तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। और मैं श्योर कर रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी बच्चे आज इस क्लास में बैठे हैं, आज के बाद अगर सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे, तो आपका कहीं भी कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला। क्योंकि ये केवल पढ़ने के बेस पे एग्जाम नहीं होने वाला, कम पढ़ा हुआ भी बच्चा इसको क्लियर कर सकता है। तो इसको अप्रोच कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ।
तो अभी हमें जी सी सेट 1 की बात करनी है, मतलब जो जीएस पेपर 1 जिसको बोलते हैं उस पे हम बात करेंगे। आपने कहीं से भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, उसका मैटर नहीं करता, आप उस पे अप्रोच कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। अब जीएस पेपर 1 में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है? जीएस 1 की बात करेंगे। अब सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन वो आते हैं जो बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब आप उनको देखते ही सोल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे ईज़ी क्वेश्चन, वो आपके 100 क्वेश्चंस में से आपको अगर पूरे क्वेश्चन को जज करते हैं आप, तो आपको कम से कम इस लेवल के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएँगे। ठीक है? तो पहला स्टेप आपको कौन करना है? इन 7 से 8 क्वेश्चनों में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब जो ईज़ी क्वेश्चन हैं, जिनका लेवल बहुत ईज़ी है, वो आपको 7 से 8 मिल जाएँगे और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलती नहीं करना। बच्चों जहाँ-जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। जिसको आप पेपर को पढ़ते ही आप देख लेंगे कि हाँ, ये मतलब क्या होता है, एक पेपर की टेंडेंसी होती है, किसी भी पेपर को फॉर्मेट किया जाता है, जिनसे भी हमने बात की है। अगर पेपर को इतना आसान बना दिया गया कि इतना आसान पेपर हुआ कि जिसको कोई भी अटेम्प्ट कर ले, तो वहाँ पे सबके साथ दिक्कत हो जाएगी, मेरिट चली जाएगी बहुत हाई। और अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम हो कि जिसमें ऐसा अप्रोच हो कि जिसमें कि आपका सभी क्वेश्चन हार्ड हो कि एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो भैया एग्ज़ाम को फिल कौन करेगा? फिर तो कोई भी फिल नहीं करेगा। तो ये ऐसी मैच्योरिटी डाली जाती है, मैच्योरिटी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अगर एक बच्चा जो फ्रेश है, बिना पढ़े भी गया है, वो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन अपनी जर्नी में कर लेता है, जिसने कभी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, नॉर्मल अपने रूटीन बेसिस पे वो रहा है और थोड़ा बहुत 10-12 जितना भी पढ़ा है। तो जब वो 15 से 20 क्वेश्चन ठीक करता है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है नेक्स्ट लेवल तक जाने का, कि वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए ऐसा एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बनाया जाता है कि हाँ, जैसे-जैसे आप बढ़ोगे, ऐसे-ऐसे आपकी डिफिकल्टीज़ बढ़ेंगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों ये आपके कहीं से भी आएँ, किसी भी सब्जेक्ट से आएँ, इनको गलत नहीं करना है। दूसरे टाइप के आपको मतलब जो ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएँगे, वो सेकंड आते हैं आपके अ, आईक्यू बेसिस आपके क्वेश्चन। मतलब अभी मैं नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ भी छोटा-सा आप करोगे, तो आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन में कि जिनको आप केवल कि मैं एलिमिनेशन मेथड नहीं बता रहा यहाँ पे, मतलब थोड़ा-सा आप करोगे तो अच्छा ये तो यार नहीं है। मतलब थोड़ा-सा भी आपने देखा है, अगर थोड़ा-सा ध्यान से गौर से उस क्वेश्चन को देखोगे, तो उसका आंसर उस क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। मतलब उसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहेगा। आप केवल एक बिल्कुल शांत मन से कोई भी चीज़ें आपको इधर-उधर से नहीं रखनी है। आप इन 5 से 6 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँगे और गलती आपकी यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अभी तक कितने हो गए, मान लो 8 और 6 आपके 14 क्वेश्चन की जर्नी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है? थर्ड लेवल का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपका दिमाग मतलब माइंड बिल्कुल शांत है, आराम से सोच रहे हो, तो आप इन क्वेश्चनों को बना पाएँगे। मैं अब तक नॉलेज की बात ही नहीं करी और हमारे 14 क्वेश्चन ठीक हो गए, ठीक है? थर्ड पोर्शन आता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब जिसको यूपीएससी में मतलब एलिमिनेट करना, जिस तरह से वो आपको एलिमिनेट कर रहे हैं, इस तरह से आपको भी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करने हैं। जिसमें आप देखेंगे कि एक नहीं हो सकता, लेकिन मतलब एक आपका सही नहीं है, जरा-सा ही आपको पता है। तो वहाँ पे आपका जो 3 ऑप्शन है, मतलब उसमें एक जैसे आपको 4 ऑप्शन मिले, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आपको अगर एक नहीं है, तो एक यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। इसमें आपको नहीं मिलेगा, मतलब 2, 3, 4 मिलेंगे और सब में मतलब 1, 2, 4 मिलेगा या 1, 2, 3, 4 मिलेगा, इस तरह से, या कोई नहीं मिलेगा, इस तरह से। तो आपका मतलब अगर आपने एक एक सॉल्यूशन कर लिया, तो यहाँ पे आपका ऑटोमैटिकली आपको आंसर मिल गया। तो अगर ये एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं कि जिसमें कुछ एक तो पार्ट एलिमिनेशन का ये हो गया, सेकंड पार्ट ये है कि आपको 3 चीज़ें पता है, एक आपने कभी सुनी नहीं। तो ये 3 चीज़ें आप एलिमिनेट कर पाएँगे कि यार अच्छा ये तो इसका नहीं हो सकता यार, अच्छा ये तो इसका नहीं हो सकता, ये तो इसका नहीं हो सकता। तब आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा ये। मतलब यहाँ तक समझे? 2 स्टेप मैंने बताए।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम है कि आप 10th क्लास में हैं। आप सपोज करो 10th क्लास में अगर आप स्टडी कर रहे हैं और जब आपको सिलेबस बहुत हार्ड लगता है कि ये यार बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप फिर आगे 12th में, आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आप बस 12th में आ गए। जब आप 12th में आएंगे तो ये 10th के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अरे यार ये ऐसे होता था क्या, ये कंसेप्ट, ये कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आपका माइंड डेवलप किया, जो आपका ब्रेन है उसने आपको समय के हिसाब से डेवलप कर लिया कि यार ये तो ऐसे होता है। बहुत से आप मतलब गांव में जाएंगे तो बुजुर्गों को देखेंगे कि उन वो कभी नहीं पढ़े, कुछ नहीं करे, लेकिन उनका माइंड इतना डेवलप कर गया एक्सपीरियंस से कि वो चीजों को आपसे बेहतर समझते हैं, बहुत सारी चीजों को। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी की एज चली गई आपकी, तब आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, अरे यार मैं तो इसको गलत करके आया था, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो ये मेरा सही हो जाता। तो ये आपके एलिमिनेशन के कम से कम आपको यहाँ पे, अगर पूरे पेपर का मैं टारगेट लगाऊं, 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एलिमिनेशन से आप काट सकते हैं। तो आपके यहाँ तक अभी तक मैंने 22 क्वेश्चन ठीक करा दिए जिसमें आपने कुछ भी एफर्ट नहीं कराया, लगाया नहीं एफर्ट। तो मैं बताऊंगा कि आपको इन सभी चीजें आप कर कब पाएंगे। ये आप सभी चीजें बच्चों तब कर पाएंगे जब आपका अप्रोच सही होगा। मतलब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज नोट डाउन करनी है, आपको अपने माइंड को बहुत शांत करना है। ये मेडिटेशन करके कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज के बारे में, मतलब आपका कल सुबह एग्जाम है, आपको ना किसी दोस्त से मिलना है ना किसी परिजन से किसी से मिलना है। हाँ, मम्मी पापा की आप आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ये एक्स नहीं लिखा, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि एक्स से नहीं मिलना है। एक्स से मिल सकते हैं, वो थोड़ा सा एक मोटिवेटर फैक्टर रहता है कि यार ऐसा होना चाहिए। मैं एक्स की बात नहीं कर रहा, मतलब एक्सटर्नल कुछ भी जो आपका है एक्स्ट्रा में, अगर हम बात करें, कहीं भी ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना कुछ भी करना है, इस एक्स्ट्रा वाली चीजों पे आपको नहीं जाना है। माइंड को बहुत बहुत शांत रह के, मतलब ये पता है, बहुत ही मैं ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, गारंटीड फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका निकलेगा। और जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा, आप मेरे पास आएंगे कि सर आधी आधा पेपर तो आपने उस क्लास में ही सोल्व करा दिया था। इसलिए बच्चों, जिन्होंने हमारी ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है, प्ले स्टोर पे जाइए, जल्दी जल्दी से बटन दबाइए और हमारे यूट्यूब पे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को और अपनी हेल्थ को, ठीक है, जो आपकी हेल्थ है, इन दोनों को आपने अच्छा किया। दूसरा, आपने एक्स्ट्रा कोई भी काम, अगर कल पेपर है, मतलब मैं तो कहता हूं एक हफ्ता पहले चीजें मिनिमाइज करनी शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरह से मिनिमाइज करनी शुरू कर दोगे तो आपको बेहतर होगा। बच्चे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही, मतलब एक ये ऐसा होता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत, स्टडी से ज्यादा मेहनत और सारी चीजें होती हैं। तीसरी चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पे आपने अपना माइंड, हेल्थ, ये सारी चीजें कर ली, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आपको फूड ऐसा लेना है जो हेल्दी हो, मतलब आपको हैवी फूड नहीं लेना है जिससे ज्यादा नींद आए, ज्यादा वो है। यहाँ तक मैं तो कहता हूँ, कोई कहते हैं यार आपको पूरी की पूरी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ऐसा ना भैया। आप एक दिन नहीं सोगे, 2 दिन नहीं सोगे, 3 दिन, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं मरना जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। जब लड़ाई होती है ना, वार होता है कहीं पे, जब राजा के सैनिक लड़ते थे तो वो 2-2 3-3 दिन तक उनके जो सेनापति होते थे नहीं सोते थे। और मुझे तो लगता है कि जब आपका कल प्रीलिम्स है तो आपको नींद आ जाए, इम्पॉसिबल। कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपकी हेल्थ बॉडी का 2 दिन में। आपको क्या कर रखना है, बस हेल्दी फूड खाना है। आपको कोई फालतू ऑयली वॉयली ऐसी चीजें नहीं खानी है। अगर आप इस सारी चीजों से करते हैं तो आपका एक नॉर्मल पेपर से आपके यहाँ पे, गारंटीड बता रहा हूँ, आपके 4 क्वेश्चन इसी थ्योरी से आपको सही हो जाएंगे जो आपके गलत हो सकते थे। मतलब आपके यहाँ पे आगे 4 क्वेश्चन बिना पढ़े यूपीएससी हो रहा है आज तो, मतलब लग रहा है आपको बिना पढ़े यूपीएससी। लेकिन बच्चों, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आप हमारी एकेडमी में मैं केवल यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया ना, मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हाँ हिस्ट्री में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा कोई
विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं आपको ये बताऊंगा, या मैं कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैं मतलब आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि चीजें, अभी देखो 26 नंबर आ गए आपके, मतलब 52 नंबर आ गए, 26 क्वेश्चन हो गए, 50% तो आपका यहीं तक हो गया। अभी आगे बताऊंगा तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को करते रहना। तो यहाँ पे आपको जब ये सारी चीजें कर लेते हैं आप, तो इन सारी चीजों से आपका ये तैयारी होगी। ठीक है। अब क्या करना है आपको, मतलब जिस अप्रोच से आपने तैयारी कर लिया, आपने पढ़ लिया, अब एग्जाम सपोज करो इस बार का 28 मई को है। ठीक है। आपका एग्जाम है 28 मई को। तो आपने तैयारी प्रीलिम्स की कब से शुरू कर देते हैं? नॉर्मली बच्चे शुरू कर देते हैं 3 महीने पहले से। मतलब आपका मई का भी पूरा महीना, जो अप्रैल का पूरा महीना और मार्च का, मतलब आपने तैयारी शुरू की 1 मार्च से। तो मैं ये कहता हूं कि आपको 1 मार्च से तैयारी शुरू नहीं करनी है। अगर आपको इसी तरह से करना है तो आप 15 फेब से तैयारी शुरू करो, 15 दिन एक्स्ट्रा लो। ठीक है। आप जितना भी कर रहे हो उसमें 15 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। आपको 2 महीने लेना, 3 महीने लेना, 4 महीने, हाफ 15 डेज किसके नाम से? 15 डेज लीजिए आप जिंदगी आईएएस एकेडमी के नाम से। ठीक है। और जिंदगी आईएएस एकेडमी के नाम से लेंगे तो ये 15 डेज ही आपका बेड़ा पार कराएंगे। अब क्या करना है आपको, अपनी सारी की सारी जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी अप्रोच किया, आपको कहाँ छोड़ देना है? आपको छोड़ देना है कितना, 13 नहीं, 12 को ही। एक दिन तो पढ़ना ही नहीं हमें। 12 मई को आपको सारी की सारी अपनी पढ़ाई पढ़ पुढ़ा के एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार रिवीजन कर लिया। यहाँ पे इस डेट को ध्यान रखना, 12 मई, 12 मई को लिख के रख लो। यहाँ पे आपको सारी पढ़ाई देनी है छोड़। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, मतलब सारी किताबें कर देनी है बंद, सारे नोट्स कर देने हैं बंद। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। अरे अब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब सर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। तो मैं भी बच्चों तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला कि मैंने कह दिया कि पढ़ना नहीं है तो नहीं पढ़ना। अब तो मैं पढ़ने से भी बड़ा काम बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको 12 मई से, मतलब 12 मई या 13 मई से आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज, मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उठा के ले आओ, खरीद लाओ, क्योंकि 12 मई तक सारी की सारी टेस्ट सीरीज के आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो मेरे इस ऐप पे आपको सारे के सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको, मार्केट में, आप मुखर्जी नगर की किताब बुक स्टॉल पे, आपको फोटोकॉपी की दुकानों पे, ये सारे के, या आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड बहुत बड़ा, कहते हैं ना दोस्त कमी ना होता, लेकिन कभी कभी काम भी आता है। तो कभी नहीं, ज्यादातर काम आते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड क्या करना है, फ्रेंड से, बुक स्टोर से, फोटोकॉपी वाले से, टेलीग्राम से, कहीं से भी जितने भी आपको टेस्ट मिले कलेक्ट करना है और सोल्व करना है। कलेक्ट करना है और लिखते रहना है, लिखते मतलब अटेम्प्ट करते रहना है। पहला हो सकता है कि आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हो, लेकिन 26 तो मैंने करा दिए बिना उसके। ये अगर पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपके सबसे पहले में भी बिना नॉलेज के 26 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको घबराना नहीं है। नॉलेज तो सर कराएंगे ही ना, हमारे टीचर, हम पूरी की पूरी एकेडमी किस लिए बैठी है? अरे हम बैठे हैं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। 26 क्वेश्चन तो आपने आपको बिना पढ़े करा दिए। अब बाकी बचे 50 क्वेश्चन। हम तो 50 का टारगेट ले रहे हैं भैया जी, हमें सोच चाहिए ही नहीं। हम ले रहे हैं 50 का टारगेट, और अभी बचे हमारे सिर्फ इस जर्नी में 24 क्वेश्चन। ठीक है, कहीं नहीं जाइएगा, 24 भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। तो 24 क्वेश्चन कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप सारी चीजें करेंगे तो जो ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसी बनानी है आपको, कि एक पेपर 2 टाइम तो जरूर देना है, 8 करना पूरा, वो माहौल बना के, पंखा हल्का हल्का चला के, एसी में नहीं, मतलब वो उस रूम के टेम्परेचर पे, उस स्थिति में आपको कैसे कैसे करना है। एक तो 9 बजे के करीब, मतलब 9-10 आप एवरेज बना सकते हैं, या बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ले तो ज्यादा अच्छा है। और एक 2, क्योंकि 9 से 2 में ही जिंदगी बनती है। अब 9 से 2 पे आपको एग्जाम लिखना है या 9 से 2 की नौकरी करनी है, ये डिसाइड करेगा आपका, आपकी मेहनत कितनी है। अब भैया 9 से 2 पे नौकरी कर लो, और या 9 से 2 पे एग्जाम दे लो। तो आपको इन 12-15 दिन में ये केवल देना है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाए 28 मई को, आपको पता भी ना चले और आप प्रीलिम्स दे आए। अरे ये तो मेरे रोज का यार, रोज का ही था, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। तो ये नोट डाउन करते रहना प्लीज। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 26 क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स के करा दिए।
ठीक है, आज मुझे लग रहा है क्लास लंबी हो जाएगी और केवल हम प्रीलिम्स पे ही बात करेंगे, तो मेंस की मैं किसी और दिन बात करूंगा, तो आज प्रीलिम्स पे ही हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपके 26 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बच्चों बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 26 के बाद में 24 की जर्नी और करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई ऐड भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है आपको, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो अभी हम 26 क्वेश्चनों से आगे चलने की कोशिश करेंगे कि हमें बाकी बचे, हमें कितने लाने हैं, 24। ठीक है, चलो 24 नहीं, हम अगले 26 ही लाएंगे, तो जो थोड़ा सा भी रिस्क है वो भी हमारा ना रहे। 52 पे आपका ऊपर वाला भी आके कहेगा 52 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ठीक है, मैं अभी मतलब ये 2023 की बात कर रहा हूँ, 24 में तो पता नहीं 100 में से 100 वाले भी पास हो रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन 2023 में प्रीलिम्स में इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आके भगवान ही क्यों ना लिखे, याद रखना इस चीज को। तो अब क्या करना है आपको, अब करना है सिस्टमेटिक तरीके से। इतना काम तो आपने कर लिया, मतलब 26 क्वेश्चन होगा। अब आपको दो पैटर्न पे आपकी चॉइस है कि आप किस पैटर्न से तैयारी करें, किस पैटर्न से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक पैटर्न से जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, बेस्ट अप्रोच के साथ में। बेस्ट अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, आपका अच्छा हो गया होगा, तो आपको पूरी के, क्योंकि हमें 100 करना ही नहीं, हमें आधा पेपर करना है। ठीक है, आपको उस पूरे के पूरे पोर्शन में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केवल पॉलिटी के सबसे पहले। क्योंकि जब आप स्विच ओवर करते हैं माइंड को, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच से कैसे करना है आपको, पहले तो आप कभी भी ओएमआर सीट साथ की साथ नहीं भरेंगे, जो ओएमआर सीट आएगी। ठीक है, उसको एक अटेम्प्ट आपने कर लिया, फिर ओएमआर सीट भर दो, देन सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, देन ओएमआर सीट भर लो, देन थर्ड अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद ओएमआर सीट भर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका पॉलिटी अच्छा है और सपोज करो आपके 16 क्वेश्चन आ गए, और 16 में से भी हमें पहले वाले इजी वाले मिल गए, मतलब केवल हम अप्रोच कर रहे हैं 12 क्वेश्चन पे, कि 12 क्वेश्चन आ गए और आपने एक्यूरेसी के साथ में 10 क्वेश्चन इसमें से सही कर लिए। ठीक है, और अच्छा है सब्जेक्ट, तो आप उन क्वेश्चनों को छोड़ भी देंगे जो आपको, किसको छोड़ेंगे, जिसको आपको बिल्कुल ही नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब वो नेगेटिव भी नहीं आपको दे के जाएंगे। यहाँ पे बेस्ट सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको गलती नहीं करनी है, गलती से बचना है, कि लास्ट में ये ऑप्शन ना आए कि आपके साथ में, कि कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपका, मतलब आपकी गलती से पेपर नुकसान हुआ, और कोई भी गलती हो चलेगी। तो सेकंड थिंग क्या याद रखनी है आपको, कि आपको ये सारे अप्रोच अपनाने हैं। तो जब आपने 10 क्वेश्चन, तो भैया अब हम पहुंच गए 36 पे। ठीक है, 36 आ गया हमारे, अब ज्यादा नहीं रहा है। देन सेकंड जो आपका बेस्ट अप्रोच है, मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है, आप उसको अप्रोच कीजिए, वहां से आपके 8 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन यहां से बन गए, कितने हो गए, 44। अब आप हो गए फ्री, मतलब ये आपका 44 क्वेश्चन, अगर आपने 2 घंटे के एग्जाम में 1 आवर्स 30 मिनट में भी ये अटेम्प्ट किया है और आपकी ओएमआर सीट बढ़ गई, तो आपको सिर्फ आगे क्या करना है, 6 से 8 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, और 6 से 8 क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पे आपको हम करा ही देंगे। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से चीजें हुई, जब हम हमारे टीचर जो आपको सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके, मतलब आपको कितना अप्रोच करना है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे तो एक एक दो दो ही रह जाएंगे ना सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट लेवल पे आपको अप्रोच करना है, जो कम पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है उसमें से गलती नहीं करनी है, मतलब नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। नेगेटिव अटेम्प्ट कहाँ पे करेंगे, जहां पे आप, दूसरी चीज, कि जहां पे आप 50% श्योर हैं, 50% उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, जहां पे आपके 3 ऑप्शन आपको नहीं पता है, ठीक है, वहां पे अटेम्प्ट करने की, तुक्का नहीं मारना है आपको। लेकिन अगर आपने 50% वाले क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, तो ज्यादा चांसेस है कि आप आधी जर्नी तो तय कर चुके हो। तो क्या पता कि आपका जो कॉग्निटिव माइंड है, जो आपकी अप्रोच है, वो उस क्वेश्चन को सही करा दे। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का पूरा जर्नी हुआ। ठीक है, उसमें आपकी मेरिट बनती है आपकी 100, हम टारगेट ले रहे हैं 102 का। ठीक बच्चों,
हम टारगेट ले रहे हैं 102 का, 102 नहीं, हम 52 क्वेश्चन लिए ना हमने, तो 52 पे 104 का, और 104 से ऊपर मेरिट कभी नहीं जाएगी पूरी जिंदगी में। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में एक चीज तो कर लिया आपने भैया, जिसका सी सेट कमजोर है या जिसका अच्छा भी है, वो आप डेली जब आपका प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, या तो 1 घंटा देखेंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसकी सारी चीजें। और हाँ, जब आप जीएस वन कर रहे हैं, जो आपने पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू जरूर करना है। सबसे पहले पीवाईक्यू से, वो तो मैं पैटर्न बताऊंगा किस तरह से तैयारी करनी है, मैंने आपको पैटर्न समझाया कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही स्टार्टिंग करनी है कि किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको रिटर्न में प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में भी क्या क्या करना है, प्रीवियस ईयर में भी यूपीएससी में भी ध्यान रखिएगा, उससे पहले जितने भी 1 साल पहले के आपके स्टेट सर्विसेज, मतलब यूपी एमपी कोई भी एग्जाम हो गया हो, लेक्चरर किसी का भी, आपको उसके एक बार पीवाईक्यू देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चार 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से ठीक हो जाएंगे, आपकी अप्रोच बन जाएगी किस तरह से। तो आपको 50 तो मैंने यहीं से करा दी है, तो मतलब आज तो आपके ऐसा हो गया कि आपका प्रीलिम्स तो आज यहाँ बैठे बैठे ही निकल गया, कि बिना पढ़े सर ने तो निकलवा दिया। नहीं, बिना पढ़े नहीं होता बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप। सी सेट में ध्यान रखिएगा, एक पोर्शन आता है आपका मैथ का, जो आपका अच्छा होना चाहिए, अगर आपको रिस्क डेंजर जोन में नहीं जाना। दूसरा आता है रीजनिंग, अगर ये दोनों आपके अच्छे हैं, सबसे पहले इन दोनों को अटेम्प्ट कीजिए, देन आप जाइए कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो दूसरे दुनिया से होता है हिंदी मीडियम का। तो अगर ट्रांसलेशन देखेंगे आप, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों सबसे पहले आपका मैथ और रीजनिंग करिए, इसमें से कुछ बचता है तब यहाँ पे जाइए, ठीक है बच्चों। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है और ये कर रहे हैं, तो इसी से ही आप 33% मार्क्स ले आते हैं। तो प्रीलिम्स तो हो गया आपका, ठीक है। मैथ मेंस पे चर्चा मैं बाद में करूंगा, पहले इस क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूँ आज का, क्योंकि पॉलिटी के बच्चे ये कहेंगे कि सर आज तो आपने क्लास ली नहीं, ठीक है। तो मेंस की मैं चर्चा बाद में करूंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप लिखिए भी और समझिए भी कि किस तरह से क्वेश्चन पे अप्रोच की जाती है। तो जिस तरह से मैं इसकी अप्रोच कराऊंगा, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। बहुत सारे बच्चे जो आंसर राइटिंग करते हैं, नॉलेज उनके पास मतलब बेतहासा नॉलेज है, बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनको नंबर नहीं आ पाते। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पता नहीं कितनी बार मिस लिखते हैं, लेकिन नहीं होता उनका। क्यों नहीं हो रहा भाई? गलती वहां नहीं है, गलती मतलब आपकी नॉलेज में गलती नहीं है, ये नॉलेज का टेस्ट ही नहीं है भैया। नॉलेज नॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है केवल और केवल 33%। 33% नॉलेज से आप इसका एग्जाम को निकाल लेंगे, इसलिए 33% पासिंग मार्क्स मांगे गए, ऐसे नहीं मांगा यूपीएससी ने 33%, कि भैया हम तो नॉलेज चाह रहे हैं 33% के साथ पास हो, हमें 33% वाली नॉलेज चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस 67% की होनी चाहिए, आपको एलिमिनेशन 67% का होना चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। टाइमिंग लिमिट अभी कोई मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं। भारत में, मतलब हमारे देश की बात हो रही है, भारत में जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति, मतलब उसकी स्टेटस की बात कर रहे हो, उसकी स्थिति, जो भारत का प्रधानमंत्री है मतलब मोदी जी, मोदी जी की तुलना में कमजोर है। हाँ भैया, कमजोर तो है, मोदी जी खाते पीते करके हैं, ऐसा नहीं है, कि मतलब उनकी स्थिति की बात कर रहा है, उनकी वो कोई भी स्थिति की बात कर रहा है, उनकी स्टेटस की बात कर रहे हैं, मतलब किस तरह वो डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से नहीं ले सकते, उनका विवेक की शक्ति क्या है। तो मतलब पहला, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है, ये एक स्टेटमेंट आया। अब तक इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस इसने दिया कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति प्रधानमंत्री की तुलना में कमजोर है। इस संबंध में क्या यह निष्कर्ष, मतलब इसी स्टेटमेंट को लेके ये एक रिजल्ट पे पहुंच गए कि निकाला जा सकता है कि, दूसरा पार्ट, कि राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह एक रबर का मोहर है। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पहला, एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया, दूसरा इस स्टेटमेंट को बेस बनाते हुए इन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या दिया? क्या रिजल्ट दिया? कि आपकी स्थिति तुलना करी, ठीक है, रिजल्ट दे दिया कि स्थिति कमजोर है। इस भाई आपने क्या किया, आपने वो स्टेटमेंट किस आधार पे दिया?
वो आधार क्या था आपका? कमजोरी का, कि उसकी स्थिति प्रधानमंत्री के मुताबिक कमजोर है, और उसको एक मतलब एक सिंबॉलिक भी दे दिया, रबर की मोहर। जैसे रबर की मोहर क्या होती है? केवल स्टैंप लगाने के काम आती है और कुछ नहीं होता। मतलब केवल क्या, राष्ट्रपति केवल एक साइन करने के लिए बना हुआ है भैया, कि साइन कर दिया, मोदी जी कहते हैं कि साइन कर दो और खत्म कर दो चीजों को, दी एंड कर दो। तो ऐसा नहीं है कहीं भी। आपको ध्यान रखना है कि अगर मेंस का क्वेश्चन लिखना है तो मेंस के क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करानी है। दो अप्रोच होगी इस क्वेश्चन की, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से अप्रोच करनी है। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि भारत का जो तंत्र है, मतलब भारत में जो व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। मतलब यहाँ पे एक संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में जो हेड होता है वो कौन होता है? जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि। अब लिखते भी चलिए, यद्यपि भारत के संसदीय लोकतंत्र में जो प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति है, औपचारिक प्रमुख है। मतलब कौन सा? औपचारिक प्रमुख। मतलब आप जब शुरुआत करेंगे तो ये स्थिति बताएंगे जो संविधान में है, कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है उसको, अब आपने स्टेटमेंट दे दिया, इस स्टेटमेंट को आप फैक्ट्स के आधार पे प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट लॉजिकल है या नहीं। लेकिन उसे यूएसए प्रेसिडेंट की तरह वास्तविक प्रमुख नहीं कहा जा सकता। भैया हमने यहां तुलना कर दी, किससे तुलना करी इसकी? सबसे पहले यूएसए प्रेसिडेंट से, क्योंकि हम तो ऊपर से लेके आएंगे ना, हम नीचे से, मैं जीरो से आपको कवर करूंगा। मतलब यूएसए प्रेसिडेंट की तरह, क्योंकि यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो वहां पे वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, इसका कारण, अब हम जो यूएसए में हमने बताया, इसका कारण हम कुछ आधार देंगे। सबसे पहले मतलब क्या है, मतलब इसका आधार क्या होगा, कि सबसे पहले मैं आपको बार बार बताया, जो मैंने पढ़ाया ना उसमें से ही आएगा, कि 74(1) जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बोलता है। कौन देगा? मंत्री परिषद के बारे में। मतलब वो कुछ भी काम करेंगे, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से ही करेंगे। ठीक है, फिर अमेंडमेंट 42 ने इसको बाध्य कर दिया, कि बाध्य मतलब पहले क्या कहा था संविधान ने, कि सलाह से काम करेंगे, और 42 अमेंडमेंट ने इसको बाध्य बना दिया। तो यूएसए में तो ऐसा नहीं है, यूएसए में भी वो काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाध्य है। यूएसए में जो कार्यपालिका है उससे है पूर्ण पृथक्करण है। मतलब वहां कोई सलाह का ऐसा कोई काम ही नहीं होता, उनके मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। तो पहला पहला पॉइंट आपको समझ में आया, आपने वो स्टेटमेंट दिया, फिर उसका आधार दिया कि 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। फिर अगर भारत में बात करो, अब यहाँ पे ब्रिटिश की ले लो। अब हम ब्रिटिश की बात करें, जब हमने यहाँ वास्तविक प्रमुख दिखा दिया, दूसरी साइड दिखा दो कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। क्योंकि ब्रिटिश सम्राट जो है क्या है? ब्रिटिश सम्राट तो एक स्टैंप रबर है। कहते हैं ब्रिटिश सम्राट जो है वो अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी साइन करने को बाध्य है, क्योंकि उसको सलाह ही लेनी है। अब क्या हुआ, जब पहले तो राजतंत्र था, मोनार्चरी थी, सबसे पुरानी मोनार्चरी वैसे तो जापान है, लेकिन मोनार्चरी थी वहां पे और चलती थी, राजा का वचन ही एक शासन होता था वहां पे। लेकिन जिस तरह से क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, सारी चीजें हुई, आगे समय बदला, तो जब राज सम्राट को हटाने की बात आई, उसने कहा नहीं, जैसे आप कहोगे हम ऐसे मानेंगे। तो जो इंग्लैंड है ना, वहां परंपराएं बहुत चलती हैं। तो सम्राट ने कभी विरोध नहीं किया, सम्राट जो भेजती है मंत्रिपरिषद उसको साइन कर देते हैं। मतलब जो भी आपकी ऋषि सुनक भेजेंगे, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, इनको साइन करना है। तो कहीं जब एक दूसरे की इंटरफेयर नहीं हो रहा, तो ना तो उन्होंने उसको चेंज किया, क्योंकि कोई भी व्यवस्था तब बदलती है जब उसमें कोई विवाद आए। तो यहाँ पे कोई विवाद का बात ही नहीं है। तो ये एक रबर स्टैंप हो गए हैं, तो मतलब इनके पास में कुछ भी शक्ति नहीं है। तो भारत की स्थिति कहाँ आई? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के साथ में तो कुछ विवेकीय शक्ति भी है।
जो हम अभी चर्चा करेंगे कि जेबी वीटो में आपको पढ़ा चुका हूं, तो भैया जेबी वीटो जैसी पावर ले रहा है आपका राष्ट्रपति, आपको नियुक्ति का मनमाना ऐसा नहीं है। मतलब जब लोकसभा में मैंने आपको बताया था बहुमत ना हो सके, कोई पार्टी जीत के आई, तो वो विवेक से प्रधानमंत्री को चुनता है। मतलब सभी पार्टी को वो बोलता है भैया अपना गठबंधन बना लो, जिस तरह से चुनाव मत कराओ, और विवेक से प्रधानमंत्री को चुनता है। मतलब ऐसी पावर तो नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बैठता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपने दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट आपने ये दे दिया। अब तीसरा लिखिए कि भारत में न्यायालय भी इसी, मतलब जो आपका ये चीजें हैं, यही चीजें न्यायालय भी बोलता है। ठीक है, कि इस भारत में न्यायालय भी इसी मत का, मतलब इसी मत का समर्थन करता है। लेकिन 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 भारत का राष्ट्रपति, लेकिन ये दो स्टेटमेंट लिख देना, लेकिन भारत का जो प्रेसिडेंट है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह शक्तिहीन नहीं है। वो तो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया ना, तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को काट रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति शक्तिहीन या रबर की मोहर नहीं है। अब इस पे हम फिर कुछ बिंदु देंगे, क्योंकि अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं उसको सिद्ध भी करना है। क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, अब जब आप आंसर लिखते हो ना, अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, उसका आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, कहीं जाके अपने बॉस को, बॉस पूछता है ना कि आपने भाई क्या किया, तो आप उसको एक स्टेटमेंट दे दिया, सर आज ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपने उस काम नहीं हो पाया उसके पीछे आधार दिया, सर मेरी तबीयत खराब थी, मेरी बाइक खराब थी, या सर ये ऐसी स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, तो आप जस्टिफिकेशन आपका जितना स्ट्रांग होगा, बॉस आपकी सैलरी नहीं काटेगा। समझो यही क्वेश्चन में अगर आपने जस्टिफिकेशन आपका सही नहीं हुआ, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। और आपने जितना अच्छा जस्टिफिकेशन दे दिया, तो एग्जामिनर कहेगा चल यार ठीक है, एक दिन का ऑफ और ले ले। मतलब जहां वो 4 नंबर देता होगा, वो आपको 5 नंबर देगा, अगर आपका जस्टिफिकेशन उसको पसंद आया। ठीक है, वो मैं वन बाय वन करके जब मैं इसकी चर्चा करूंगा तब ध्यान रखना। तो क्यों नहीं है, रबर की मोहर नहीं है, क्योंकि सम्राट हर परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है। क्योंकि वहां पे क्या है, ब्रिटिश सम्राट बाध्य है हर परिस्थिति में। भारत में ऐसा नहीं है कि वो बाध्य है हर परिस्थिति में, वो एक बार पुनर्विचार को भी भेज सकता है, वो जेबी वीटो भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहावत है, जो ब्रिटिश में एक कहावत है, किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, कि सम्राट कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मतलब सम्राट तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो गलत कैसे, मतलब मंत्रिपरिषद कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इससे आप लिखिए, इससे ये माना जा सकता है कि अपनी मृत्यु की घोषणा पत्र पे भी वो साइन करने को बाध्य है। परंतु अब निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, तो यहां तक आप समझे बच्चों कि किस तरह से एक अप्रोच करनी है किसी भी क्वेश्चन की। हमने कुछ नॉलेज की बात की नहीं, हमने बस लॉजिक लगाया, फैक्ट्स लिख के उसको वो किया। अब निष्कर्ष लिखिए। परंतु दूसरी ओर भारत का राष्ट्रपति को बहुत सी परिस्थितियों में व्यावहारिक स्तर पर स्व विवेक से कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से हम क्लासेस में पढ़ा चुका हूं मैं कि स्व विवेक की शक्ति किस तरह से होगी, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट में। तो स्व विवेक की शक्ति है, और वह परिषद की सलाह के बाध्य भी नहीं है। अतः उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य नहीं, अंशतः सत्य कहा जा सकता है। मतलब अंशतः सत्य, पूर्णतः हमने उसको नकारा भी नहीं और पूर्णतः हमने किया भी नहीं। 200 शब्दों में आपका आंसर आ गया। अब जल्दी से हम स्व विवेक की शक्ति जब हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इतनी चर्चा करी है, आपको इतनी चीजें बताई हैं कि आप इस पर कर पाए। अब स्व विवेक की शक्ति अगर हम बात करते हैं, तो इसके हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्ति। ठीक है, ये हेडिंग डालिए। ये लास्ट लास्ट है इस पूरे के पूरे प्रधानमंत्री, इस राष्ट्रपति के टॉपिक का। लिखिए, मंत्रिपरिषद की सलाह को स्व विवेक से, पुनर्विचार से लौटाया जा सकता है।
कोई भी सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद या कोई बिल दिया है, उसको पुनर्विचार का इस्तेमाल करके, जो आपको पुनर्विचार कहाँ दिया गया है, पुनर्विचार आपको दिया गया है अमेंडमेंट 44 के द्वारा। जो अमेंडमेंट 44 दिया है ना, उसमें मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब क्या होता है कि एक दो बार केसेस हुए भी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे राष्ट्रपति थे, अब जब ऐसी पर्सनैलिटी होती है और कोई बिल उसने वापस लौटाया, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको दोबारा भी रिटर्न कर सकती है बिना संशोधन या संशोधन के। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है आज के टाइम में, सोशल मीडिया मीडिया और आपका पता नहीं कहाँ कहाँ तरह की अप्रोच रहती है वहां पे, कि अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसे प्रेसिडेंट ने किसी चीज को लौटाया, मतलब वहां पे एक्चुअल में कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट है उनकी मंशा पे शंका आती है, तो जनता ट्रायल करना शुरू कर देती है उस बिल का। मतलब मीडिया, सोशल मीडिया सब ट्रायल करना शुरू कर देते हैं कि ये भैया गलत है। तो उसमें जो प्रतिनिधि, जो आपके मतलब प्रधानमंत्री है, वो शक्तिशाली होते हुए भी उसको दोबारा भेजने का या दोबारा पास करने का हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि भैया 5 साल में तो उनका टेस्ट होना ही है। और अगर उनका टेस्ट हुआ और जनता को पसंद नहीं आया, तो वो भैया उखाड़ के फेंक देगी जनता। ठीक है। अब लिखिए कि वह स्वविवेक से जेबी वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूं, जो हम पढ़े हैं वहीं से चीजें लिखी जाएंगी। वो स्वविवेक से जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। थर्ड पॉइंट, अनुच्छेद 78, मतलब आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि किसी विषय को मंत्रिपरिषद के विचार हेतु प्रस्तुत करे। अब ये 78 संविधान ने क्या दिया है, पीएम की ये ड्यूटी है कि अगर कोई निर्णय लिया गया है मंत्रिपरिषद में या कोई भी काम हुआ है, अब राष्ट्रपति तो उस बैठक में बैठते नहीं है, तो उस निर्णय को प्रेसिडेंट को अवगत कराए कि भैया ये डिसीजन लिया है या ये बिल है, इस पे साइन कर दो। तो जैसे मैंने इमरजेंसी के टाइम पे बताया था कि इस तरह से ये मौखिक की कार्यवाही होती है, मतलब वो नॉर्मली बता देते हैं और परंपराओं में सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो इनको साइन करना ही। तो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री की ड्यूटी भी आ गई इसमें। ठीक है। और मंत्रिपरिषद के निर्णय से उसने अवगत भी करा दिया। अब आगे लिखिए, देश के प्रशासन और विधि निर्माण संबंध में कि जो भी हम बिल बना रहे हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, कोई मीटिंग हो रही है, गुप्त मीटिंग हो रही है, उन सबकी जानकारी आपको प्रेसिडेंट को। अब विधि निर्माण या प्रशासनिक संबंधों के बारे में अगर कोई वो है, समय समय पर सूचना भी करता है। और अगर प्रधानमंत्री नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट पीएम से ये पूछ भी सकता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे गवर्नर टाइप में पापा आते हैं, भाई पढ़ाई में क्या क्या चल रहा है, कभी कभी पापा पूछ लेते हैं ना। अच्छा, फिर एक आधे क्वेश्चन पूछ लें, तो वहां पे कहीं ना कहीं इथिकल चीजें हैं जो आपको यहाँ पे रबर की मोहर होने से इनको रोकती हैं। अब समझिए। अब और क्या मैंने डिस्कस किया कि कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये स्वविवेक से ही पूछ रहा है, स्वविवेक से ही कुछ करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री को बोल सकता है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कि अब सपोज करो चुनाव हुआ और लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं आया। ठीक है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो जो पीएम की नियुक्ति होगी, प्राइम मिनिस्टर की, वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति जो प्रेसिडेंट करेगा, वो स्व विवेक से करेगा। किससे करेगा? स्व विवेक से। मतलब वहां पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि चुनाव दोबारा ना हो, इसलिए वो कहता है ए बी सी डी सभी को कि भैया मिलजुल के एक सरकार बना लो, और फिर मैं आपका फ्लोर टेस्ट कराऊंगा और आपकी सरकार बने, जिसके पास बहुमत है वो अपनी सरकार बना लो। तो मतलब यहाँ पे उनका, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, कोई भी पूर्ण बहुमत से या किसी से नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे इनको विवेक है, वो किसको मौका दें कि आप पहले बहुमत प्रस्तुत करो। ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरी की तरह कार्य करता है, आप इस लाइन को भी लिख सकते हैं, मतलब किसकी तरह, एक रेफरी की तरह, जैसे क्रिकेट में रेफरी होता है या गेम में रेफरी होता है, उस तरह से वो काम करता है। अब निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति ना तो यूएसए यूएसए के राष्ट्रपति की तरह वास्तविक प्रमुख है, और ना ही ब्रिटिश सम्राट की तरह रबर की मोहर है, कोमा, बल्कि वह संवैधानिक प्रमुख है। देखो ये वर्ड, देखो वर्ड ध्यान रखना, की वर्ड से, संवैधानिक प्रमुख है।
जो सामान्यतः मतलब सामान्यतः शक्तिहीन है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो इसके पास कोई पावर नहीं, सब सलाह से और सारी चीजों से। नॉर्मल कंडीशन जब होगी सामान्यतः सामान्यतः शक्तिहीन है, लेकिन संविधान उल्लंघन हो या संविधान संकट में हो, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है संविधान का या संवैधानिक संकट आ गया है, कुछ भी है, तो उसे सक्रिय भूमिका तो उससे सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़िएगा जो मैंने लिखवाया है। अतः अतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए, ये लाइन बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट है किसी का। ठीक है, मुझे आप बताएंगे कल का कि ये स्टेटमेंट किसका है। अतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए एक मित्र, एक दार्शनिक, पथ प्रदर्शक होता है। मतलब ये मित्र की भांति भी सलाह देता है, समझाता है, उसको फिलोसफी की तरह, दार्शनिक की तरह समझाता है कि भैया फ्यूचर ऐसा है, फोरसाइट ऐसी है, जैसे कलाम साहब हुए हमारे, रामनाथ कोविंद जी हुए, जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर आप हिस्ट्री सुनोगे कि तो आप मतलब हतप्रभ रह जाओगे, वो इतने इंटेलिजेंट, मतलब किस तरह के लोग चुने गए थे उस टाइम। आप देखिए उस स्थिति को कि जब हमारी जो लिटरेसी रेट था ओनली 13% था लिटरेसी रेट, और उस टाइम हमने जितने भी संविधान सभा में भेजे वो कैसे कैसे, कोई डॉक्टर, कोई एडवोकेट, कोई आपका टीचर, कोई मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भेजे। और आज हमारा जब 74% लिटरेसी रेट है तो हम किनको भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे कटाक्ष नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि स्थिति कहां से कहां तक आ गई। 1947 से 2019 तक की स्थिति, मतलब 2022 में आज हम दिसंबर की 6 तारीख है, तो हम किस स्थिति में खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, एक नोट नोट करिए, एक नोट लिखिए, यदि कोई मिनिस्टर मंत्री राष्ट्रपति से कहे कि प्रधानमंत्री मनमानी कर रहे हैं, तो वह आर्टिकल 78 का प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब इनडायरेक्ट बैलेंस करा रहा है, अगर कोई कंप्लेन करके बाबा जी, देखो क्या होता है, एक स्थिति होती है, आज की क्लास तो देखो करा दी मैंने। अब एक स्थिति होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखो बाबा बुजुर्ग हो गए और बाबा की स्थिति तो मतलब गंभीर ही है ना, घर में बाबा होते हैं ना, एक उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर ही रहती है। अब उन पे ना तो पैसा कमा रहे हैं ना कुछ है, बस शांति से, मतलब उनका एक प्यार डर यही है घर में। लेकिन हमें पता है कि पापा उनकी मानते हैं, या तो इथिकल माने या डर माने या सम्मान माने। तो अगर ऐसी स्थिति है, बच्चा जब बाबा के पास जाता है तो पापा कुछ नहीं, पापा एक नॉर्मल हल्का सा डांट देते हैं, उनको समझा देते हैं, तो मतलब वो बच्चा भी खुश, और एक चेक बैलेंसिंग भी बनी रहेगी, और चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलती रहेगी। तो आज की क्लास हमारी मतलब यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप हमारी सबसे पहले जिनके आईएएस एकेडमी की ऐप इंस्टॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि एक ऐसा चैनल आया है, एक ऐसा एकेडमी खुली है जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से काम कर रही है, आपको सभी की सभी चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। आपकी टेस्ट सीरीज हो, आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो, आपके मेंस की तैयारी हो, आपके ऑप्शनल तैयारी हो, आपके जितने भी तरह, जिस तरह से भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट सर्विसेज के लिए हेल्प की जा सकती है, एक छोटे से लेकर और बड़े से बड़े एग्जाम में जिंदगी आईएएस एकेडमी आपके साथ खड़ी है। हमारी टीम, हमारे टीचर, हमारे इतने अनुभवी टीचर, इतने एक्सपीरियंस वाले, बाय वर्च्यू ऑफ देयर नॉलेज, बाय वर्च्यू ऑफ देयर एक्सपीरियंस, दे आर हेल्प विल हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। बस आपको क्या करना है, जिनके एस एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट है, ह्यूज मनी, इतनी सारी जिन्होंने इतना बड़ा मतलब एक कार्टेल खड़ा कर लिया है कि 1-1 लाख 1.5 लाख को मतलब होता है, 1 लाख 1.5 लाख फीस का आपने व्यापार बना लिया, बिजनेस बना लिया इस चीज को। तो चलिए इसी के साथ आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए विजन के साथ में। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए बाय, गुड बाय।